नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम सभी के सभी एचएसएससी के जितने भी पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 35 रहेगा, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं इसका भी जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले हमने जो 34 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 361 से। पहला प्रश्न है कि अहमद बख्श खान को निम्न में से कौन सी पुस्तक काव्य रचना की है। तो अहमद बख्श खान के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध रचना है जो उनके द्वारा की गई है। तो अहमद बख्श खान की काव्य रचना की बात करें तो वह कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है थाने श्री रामायण, दूसरा है कब रामायण, तीसरा है आनंद रामायण और चौथा है कृतिवास रामायण। तो अहमद बख्श खान के द्वारा थाने श्री रामायण की रचना की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, थाने श्री रामायण। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 362। पूछा है यज्ञ यज्ञियों की मूर्तियों का निर्माण किस चीज़ से हुआ है। तो यज्ञ और यज्ञियों की मूर्तियों की बात करें तो इसका निर्माण किससे हुआ है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सफ़ेद पत्थरों से, दूसरा ऑप्शन है पक्की पत्थर से, तीसरा है लाल पत्थर से और चौथा ऑप्शन है काला पत्थर से। तो यज्ञ और यज्ञियों की मूर्तियों की बात करें तो उनका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल पत्थर से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 363। पूछा है कि किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तन हो गया तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करता है। तो वह कौन से पूर्वज थे जो कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे और उससे पहले वे अपने आप को राजपूत होने का दावा करते थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है त्यागी, दूसरा है हरिजन, तीसरा है बिश्नोई और चौथा ऑप्शन है मेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेव जो अपने पूर्वज थे वो कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे और उससे पहले अपने आप को राजपूत होने का दावा करते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेव जाति के लोग। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364। तो क्वेश्चन नंबर 364 की बात करें तो पूछा है कि हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं। तो हरियाणा केसरी समाचार पत्र की बात करें तो इसके संपादक व संचालक कौन रहे हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बंसीलाल, दूसरा ऑप्शन है बनारसी दास गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है भजनलाल और चौथा ऑप्शन है हुकुम सिंह। तो हरियाणा केसरी की बात करें तो इसके संपादक हो जाएंगे बनारसी दास गुप्ता और संचालन भी यही रहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारसी दास गुप्ता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365। पूछा है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ मिली है। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राओं की बात करें तो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रोहतक से, दूसरा ऑप्शन है सोनीपत से, तीसरा ऑप्शन है जींद से और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र से। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं की बात करें तो यह हरियाणा के सोनीपत जिले से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। पूछा है कि कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है, यानी ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। तो और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है
प्राचीर तीर्थ, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकुंड, तीसरा ऑप्शन है देवसर और चौथा ऑप्शन है कपाल मोचन। तो अर्धचंद्राकार तीर्थ स्थल की बात करें तो वह हो जाता है कपाल मोचन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कपाल मोचन, जो कि एक अर्धचंद्राकार तीर्थ स्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। पूछा है कि लक्ष्मीचंद को वेद, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री किस गांव से संबंध रखते थे। तो लक्ष्मीचंद को वेद, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री का संबंध कौन से गांव से था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जांटी गांव सोनीपत, दूसरा ऑप्शन है महम रोहतक, तीसरा ऑप्शन है गोहाना सोनीपत और चौथा ऑप्शन है टिटोली रोहतक। तो टीकाराम शास्त्री की बात करें तो उनका संबंध हो जाएगा टिटोली गांव रोहतक से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी टिटोली रोहतक से। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 368। पूछा है हरियाणा का वह जिला कौन सा है जो बासमती चावलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए उसे हरियाणा में धान का कटोरा कहते हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसे धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है और वहाँ के बासमती चावल पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सिरसा जिला, दूसरा ऑप्शन है करनाल जिला, तीसरा ऑप्शन है पंचकुला जिला और चौथा ऑप्शन है जींद। तो धान के कटोरे की बात करें तो हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है, जहाँ के बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करनाल को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369। पूछा है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंडदान करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति प्राप्त होती है, यह व्याख्याताओं किस स्थल से संबंधित है। यानी जो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसमें पिंडदान करने पर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह वाक्य कौन से स्थल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आपगा, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर और चौथा ऑप्शन है सूर्यकुंड। तो यह संबंध हो जाएगा आपगा से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपगा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही कम एग्जामों में यह पूछा गया है और आगे आने की पूरी संभावना रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 370। पूछा है पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है। तो पैराकीट पर्यटन स्थल की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सुल्तानपुर में, दूसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा से 8 किलोमीटर दूर, तीसरा ऑप्शन है कलेसर और चौथा ऑप्शन है पीपली। तो पैराकीट पर्यटन स्थल की बात करें तो यह हरियाणा के पीपली नामक स्थान पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पीपली में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 371। पूछा है हरियाणा के किस जिले के गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है। तो हरियाणा का जो गांव है गोरखपुर, वह हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है, जहां पर नाभिकीय संयंत्र शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिरसा जिले में, दूसरा ऑप्शन है फतेहाबाद जिले में, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद जिले में और चौथा ऑप्शन है अम्बाड़ा में। तो गोरखपुर की गांव की बात करें तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, जहां पर नाभिकीय शक्ति संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फतेहाबाद में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 372। पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किससे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कृषि को, दूसरा ऑप्शन है उद्योग को, तीसरा ऑप्शन है परिवहन को और चौथा ऑप्शन है सामाजिक सेवा को। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें सामाजिक सेवा को प्राथमिकता दी गई थी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सेवाओं को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 373। पूछा है राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है वर्ष 1972 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1976 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1980 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1985 में। तो यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण की बात करें तो वर्ष 1972 में कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सन 1972 में राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 374, जिसमें पूछा है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो विद्या प्रचारिणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है दयानंद के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदेव सराय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है माधोराम के द्वारा और चौथा ऑप्शन है पंडित नेकीराम के द्वारा। तो विद्या प्रचारिणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना लाला हरदेव सहाय के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदेव सहाय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 375। पूछा है हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल इस्टेट हैं। तो हरियाणा के कौन से जिले में 6 इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किए गए हैं, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है फरीदाबाद में, दूसरा ऑप्शन है पानीपत में, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव में और चौथा ऑप्शन है भिवानी में। तो 6 इंडस्ट्रियल इस्टेट की बात करें तो हरियाणा के गुड़गांव में स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 376। पूछा है कि किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के कलाकारों ने डफ नृत्य प्रस्तुत किया था। तो किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर हरियाणा के कलाकारों ने डफ नृत्य प्रस्तुत किया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है वर्ष 1966 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1967 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1968 में और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1969 में। तो हरियाणा के कलाकारों के द्वारा वर्ष 1967 के गणतंत्र दिवस पर डफ नृत्य प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377। पूछा है प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से पूछा है कि कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता। पहला ऑप्शन है हंसला, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है गलश्री और चौथा ऑप्शन है बटन। तो गले में नहीं पहने जाने वाले आभूषण की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी फूल नामक आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। बाकी हंसला, गलश्री और बटन ये तीनों के तीनों गले के आभूषण हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 378। पूछा है पानीपत के बाहोली क्षेत्र में किसका कारखाना स्थापित किया गया है। तो पानीपत के बाहोली में बात करें तो किसका कारखाना स्थापित किया गया है, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है उर्वरक कारखाना, दूसरा ऑप्शन है चीनी मिल, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट कारखाना और चौथा ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना। तो पानीपत के बाहुली क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेल शोधक कारखाना। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 379। पूछा है हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है टोपी, दूसरा ऑप्शन है खेस, तीसरा ऑप्शन है कमरी और चौथा ऑप्शन है लोई। तो पुरुषों के द्वारा जो ओढ़ी जाने वाली मोटे सूत की मोटी चादर होती है जो शीतकाल में ओढ़ते हैं उसे खेस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी खेस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 380। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित नहीं है। आपके सामने 4 तीर्थ दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा तीर्थ है जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है। पहला है कालेश्वर तीर्थ, दूसरा है प्राचीर तीर्थ, तीसरा है ढोसी तीर्थ और चौथा है कुबेर तीर्थ। तो इनमें से जो ढोसी तीर्थ है तो यह कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढोसी तीर्थ है जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381। पूछा है साईं अपने अपने उपन्यास का लेखक का नाम क्या है। तो साईं अपने अपने जो उपन्यास है यह किसके द्वारा लिखा गया है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मधुकांत के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अभिमन्यु अनंत के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अमृतलाल मदान के द्वारा और चौथा ऑप्शन है राजकुमार निजात के द्वारा। तो साईं अपने अपने उपन्यास की बात करें तो यह राजकुमार निजात के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमार निजात। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 382। पूछा है ढोलक किस वाद्य यंत्र श्रेणी में आती है। तो ढोलक की बात करें तो किस वाद्य श्रेणी में आती है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा है विवत वाद्य यंत्र, तीसरा है घन वाद्य यंत्र और चौथा ऑप्शन है सुशीर वाद्य यंत्र। तो ढोलक की बात करें तो यह विवत वाद्य यंत्र में आती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विविध में। आप एक बार इसे चेक कर लेना, इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है सी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अभी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आपके सामने इसके ऑप्शन दिए हैं, बी और सी में से कौन सा सही रहेगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। एसएससी ने इसका जवाब बी माना है और कमेंट में आप बताना इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो नजफगढ़ झील में गिरती है। पहला ऑप्शन है साहिबी नदी, दूसरा ऑप्शन है मारकंडा नदी, तीसरा ऑप्शन है टांगरी नदी और चौथा ऑप्शन है घग्गर नदी। तो नजफगढ़ झील में गिरने वाली नदी की बात करें तो वह हो जाती है साहिबी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए साहिबी नदी जो कि नजफगढ़ झील में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384। पूछा है कि 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था। तो 1822 में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है संगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है गुलाब सिंह, तीसरा ऑप्शन है भाग सिंह और चौथा ऑप्शन है प्रताप सिंह। तो फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने थे वह थे संगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 385। पूछा है मटीला किला कहाँ कहा जाता है, यानी मटीला टीला कौन से किले को कहा जाता है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है तरावड़ी का किला, दूसरा ऑप्शन है सोहना का किला, तीसरा ऑप्शन है जींद का किला और चौथा ऑप्शन है पलवल का किला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पलवल के किले को ही मटीली का किला कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पलवल का किला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 386। पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल कौन सा है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल की बात करें तो वह कौन सा है यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सरारगंज गेट, दूसरा ऑप्शन है काबुल बाग, तीसरा ऑप्शन है कोस मिनीर और चौथा ऑप्शन है काला अम्ब। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पानीपत की तृतीय लड़ाई काला अम्ब नामक स्थान पर की गई थी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला आम। और आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी बताएं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी। तो कमेंट में इसका जवाब आपको ज़रूर देना है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387। पूछा है निम्न में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव होता है। तो भाई बहनों के उत्सव की बात करें तो वह कौन सा त्यौहार होता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है तीजो, दूसरा ऑप्शन है निर्जला ग्यारस, तीसरा ऑप्शन है सलोनी और चौथा ऑप्शन है सिलीसाती। तो भाई बहनों के उत्सव की बात करें तो वह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिलोनी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388। पूछा है बाबा शाह कलाम की प्रसिद्ध मज़ार कहाँ पर स्थित है। तो बाबा शाह कलाम की प्रसिद्ध मज़ार की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है गोहाना में, दूसरा ऑप्शन है कैथल में, तीसरा ऑप्शन है जींद में और चौथा ऑप्शन है पानीपत में। तो बाबा शाह कलाम की मज़ार की बात करें तो यह हरियाणा के कैथल में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैथल में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 389। पूछा है राजघाट गुरुद्वारा स्थित है। तो राजघाट गुरुद्वारा की बात करें तो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अटेली में, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है भिवानी में और चौथा ऑप्शन है यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। तो यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 390। 390 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है कि चौधरी टीकाराम ने जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना किस जिले में की थी। तो चौधरी टीकाराम के द्वारा जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना कौन से जिले में की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रोहतक में, दूसरा ऑप्शन है हिसार में, तीसरा ऑप्शन है सोनीपत में और चौथा ऑप्शन है पानीपत में। तो जाट शिक्षण संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना सोनीपत में की गई थी, जो कि चौधरी टीकाराम के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 35, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो सभी के सभी PYQ है, यानी जो हरियाणा के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर किया है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे हरियाणा पुलिस, CT मेंस और ग्रुप D के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं, वो आप देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।